उम्मीद करता हूँ कि मेरी साउंड ओके होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा साउंड ओके होगा टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो। गुड मॉर्निंग इंडिया, आप सभी का स्वागत है। और आप जैसा देख रहे हैं कि दो थंबनेल में लिखा हुआ है 50 बैंकिंग एमसीक्यू। आज हम लोग 45 मिनट्स, एक घंटे में करीब पूरे 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और भाई जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। ओके, गुड मॉर्निंग इंडिया। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम उन सभी टॉपिक से मैंने आज क्वेश्चन लेके आए, चाहे वो टॉपिक आरबीआई क्यों ना हो, वो टॉपिक बेसल क्यों ना हो, वो टॉपिक एनपीए क्यों ना हो, वो टॉपिक इन्फ्लेशन क्यों ना हो, वो सारे टॉपिक जो कहने कहीं बैंकिंग के कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उन टॉपिक्स में आज लेके आया हूँ एमसीक्यू। तो सबसे पहला एक काम कर दो भाई, लिंक को कॉपी करो दबा के, और जहाँ तक हो सके लिंक को क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। जहां भी डाउट होगा डिस्कस करेंगे। और याद रखना, लास्ट में मुझे आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 50। आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 50। और आप मुझे कैसे बताओगे, आप मुझे बताओगे कि सपोज आपका स्कोर आता है 40, सपोज आपका स्कोर आता है 40, तो 40/50, यानी आप मुझे बताओगे ऐसा स्कोर। कहाँ बताओगे, इसी वीडियो के नीचे लास्ट में कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी लोग रेडी हो चुके होंगे। और सबसे पहले डेली की तरह आज का थॉट देखते हैं। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। यानी याद रखना दोस्तों, लाइफ में आप तभी फेल होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ते हैं। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दैट मीन्स आपका जो प्रयास है, आपका जो आप जो ट्राई कर रहे हैं, याद रखना उसको कभी बंद मत करिए। सीखेंगे हमेशा, और कहते हैं जो प्रयास करते रहते हैं वो हमेशा लाइफ में क्या करते हैं, सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। और ये रहा स्टार्ट, और ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं टाइम आज मैंने कम दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज मैंने टाइम कम दिया है। और पूरा सेशन देखिएगा, 45 मिनट्स का सेशन है ये। उसमें मुझे जहां भी डाउट लगे मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको ध्यान से समझिए। बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन, बेसल 3 की जो गाइडलाइन आई, कैपिटल रेगुलेशन, वेयर रिलीज्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एज ए ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेजिलेंस बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम ऑन विच डे। यानी पूछा जा रहा है, जो बेसल 3 गाइडलाइन आई थी, नियम कानून आया था, वो गाइडलाइन बेसिकली कब आया था। समझना, इसमें दो चीज़ें ट्विस्ट हैं। लोगों को लगेगा कि 13 में आया था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कब बेसल 3 गाइडलाइन लागू हो गई थी, मैं ये पूछ रहा हूँ कब ये स्टार्ट किया गया, कब बात हो रही थी कि इसको लागू करने की बात बन के तैयार हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों, याद रखना, दिसंबर 2010 में बेसल 3 की जो गाइडलाइन है वो रेडी हो गई थी। और याद रखना, हमारे देश में ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2013 में। अगर आपको याद होगा, बेसल में मतलब अगर मैं बोलता हूं तो पता होगा आपको, बात हो रही है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, और बात हो रही है या तो CRAR की, कि सभी बैंकों को कार कितना रखना होता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन आर बेस्ड ऑन 3 म्यूचुअली पिलर। आपको बताना है वो 3 पिलर्स कौन, वो पिलर वो वाली नहीं, बिल्डिंग वाली पिलर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन। यानी आपको बताना है कि जो बेसल 3 के पिलर्स हैं, किन नियमों पे, रूल पे वो टिका हुआ है। तो याद रखना, बेसल 3 3 बातें कहता है। याद रखना, जो पहली बातें कहता है वो कहता है जो उनके 3 रूल्स हैं। याद रखना बेटा, हम बात कर रहे हैं रूल्स की, ठीक है ना। उनका जो पहला रूल है वो कहता है कि आप कितना फॉलो करते हो मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, ये उनका पहला रूल है। दूसरा, वो कहते हैं कि कैसे आप इसको सुपरवाइज करते हो, दिस इज कॉल, ये उनका दूसरा रूल है। और तीसरा याद रखना कहता है कि आप मार्केट में बिजनेस कैसे करते हैं। याद रखना दोस्तों, बेसल 3 जो गाइडलाइन है उसमें टोटल 3 पिलर्स हैं। पहला, हम कितना कार फॉलो करते हैं। दूसरा, हम कैसे सुपरवाइज करते हैं। और तीसरा, कैसे हम मार्केट में फ्लो करते हैं। ठीक है, चलो। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, 1 और 2। आंसर हमारा क्या हो गया, 1 और 2। नेक्स्ट वन, ध्यान से, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यानी याद रखना, इंडिया में 2 मार्केट बहुत फेमस है, एक का नाम है मनी मार्केट और एक का नाम है क्या, कैपिटल मार्केट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का है। तो दोस्तों यानी मैं बता दूं जल्दी से, अगर मैं बोलूं इंडिया में ट्रेजरी बिल मिनिमम
25,000 रुपीज़ में इशू होता है, जो कि जारी करती है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यह है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा अगर मैं बोलूं तो पता होगा यही क्वेश्चन भी पूछा गया था हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, मेंस में जो एग्जाम हुआ है अभी, ठीक है ना। तो पता होगा जो सीडी होती है बेटा उसको बैंक जारी करती है, और याद रखना यह 1 लाख रुपए के डिनोमिनेशन में जारी होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो एक होता है बेटा, याद रखना, कमर्शियल पेपर, जो कंपनी जारी करती है, और याद रखना यह 5 लाख के डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है। यानी कि अगर सीपी आपको खरीदना है और आपको पैसा लगाना है तो कम से कम 5 लाख के मल्टीपल में आप पैसा लगा सकते हो। यानी आंसर जरा देखो, अगर मैं ट्रेजरी बिल की बात करूं, अगर मैं सीडी की बात करूं, अगर मैं सीपी की बात करूं, तो याद रखना यह तीनों ही मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। यानी आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों याद रखना आज के जो क्वेश्चन है ना बड़े प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, बस ये 50 क्वेश्चन आप लगा लो तो जो भी डाउट है लोगों का बेसिक बैंकिंग में, ये मैं वादा करता हूं कि इस 1 घंटे बाद आप नहीं कहोगे कि कम से कम जो बैंकिंग का स्टैटिक पार्ट हमारा आज पूरा कवर हो गया। मैं पूरी कराऊंगा, मेरी गारंटी। बस पूरा सेशन आप देखना और अपने को एवेलुएट करना कि आज सर ने कहां से किस सेगमेंट में क्वेश्चन लेके आए। बस मैंने क्या बोला, सरकार आपके द्वारा जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। आपने कहा कि सर 50 क्वेश्चन पे लेके आई, मैं देखिए तुरंत सेशन लेके आया। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से। बैंकों में होने वाली हॉलिडे, बैंकों में होने वाली हॉलिडे जो है आपको बताना है वह कौन से एक्ट में दिखाया गया है। यानी बैंकों में जो छुट्टियां होती हैं दोस्तों, जो बैंक में छुट्टियां होती हैं दोस्तों, वह कौन से एक्ट में कहा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना। वो कहा गया है बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। वो कहा गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 1881 में। मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के कि एनआई एक्ट में जो चेक के बारे में डिफाइन किया गया है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। एनआई में चेक के बारे में कहा गया है, एनआई में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कहा गया है, एनआई में प्रोमिसरी नोट के बारे में कहा गया। आप मुझे बताओ कि सेक्शन कौन सा है चेक के लिए। तो याद रखना जो बेटा सेक्शन है वो सेक्शन 6 में कहा गया है। किसके लिए बेटा, चेक के लिए, सेक्शन 6 में, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यानी इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल है, ठीक है। ये क्या हो गया, जिस एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कंट्रोल करता है, द आंसर इज कॉल आरबीआई एक्ट 1949 हो गया। ये कौन सा है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई थी बेटा, स्थापना हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगला, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है मनी मार्केट का, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। दोस्तों याद रखना, तो याद होगा ट्रेजरी बिल क्योंकि जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमको पता है कि सरकार कभी भागेगी नहीं, सरकार हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। यानी आपने जो पैसा लगाया ट्रेजरी बिल के माध्यम से, दिस इज कॉल्ड प्योर सिक्योर इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। अगला क्वेश्चन जल्दी से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीबी। आपको बताना है ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल आसान है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। जिन मीडियम से हम फॉरेन से पैसा बोरो करते हैं उस मीडियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। अगला, बहुत फेमस बैंक है डीबीएस, अभी चर्चा में भी रहा था, अगर आपको याद होगा लक्ष्मी विलास बैंक में को डीबीएस ने ही टेक ओवर करने की बात चल रही है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत प्यारे ब्रांड एम्बेसडर इंडिया की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो उनका नाम है सचिन। और ये जो बैंक है याद रखना यह सिंगापुर का बैंक है। ये कहाँ का बैंक है, यह सिंगापुर का बैंक है। अगर मैं बोलूँ कि सिंगापुर में चलता क्या है तो याद रखना यहाँ पे डॉलर चलता है, और यहाँ की जो कैपिटल है बेटा वो याद रखना सिंगापुर सिटी है, ओके। 16 जुलाई 1968 को ये बैंक बन के तैयार हो गया था, और बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो याद रखना मारीना बे फाइनेंशियल सेंटर टावर सिंगापुर में इसका कहाँ पे है बेटा, हेडक्वार्टर, ठीक है। अगला, बैंक ब्रांचेज
आर स्टेब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, जो बैंक की ब्रांचेस बनती हैं आपको बताना है कि वह बीआरए एक्ट 49 में कौन से सेक्शन में कहा है जिसके माध्यम से इंडिया में बैंक की ब्रांचेस एक्सपेंड करती हैं। ओके, तो याद रखना, उसका आंसर हमारा हो गया सेक्शन बेटा 23। अपने को बस इवेल्युएट करो कि हमारी परफॉर्मेंस कहां तक हो रही है। आज पूरे में कराने वाला हूं बैंकिंग के एमसीक्यू, ध्यान से दोस्तों, ठीक है ना, मोस्ट डिमांडेबल सेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ फंड बोरो बाय गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से, निम्न में से कौन सी निधियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि में से एक है। यह बेटा क्वेश्चन जरा देखो, एसबीआई पीओ में पूछा गया था और अभी हाल ही में यह क्वेश्चन बेटा 2020 में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यही क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एसबीआई क्लर्क में। मैंने बोला ना, आज वही क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कहने के एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी सरकार को घाटा हुआ और वह मार्केट से पैसा बोरो करती है, गॉट इट, तो उसे हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं बेटा? राजकोषीय घाटा। इसको कहते हैं क्या? राजकोषीय घाटा। ठीक है, चलो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू टाइम व्हेन ए कंपनी मेक द फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ द शेयर टू द पब्लिक। यानी निम्नलिखित में से कौन उस समय को से संबंधित है जब कोई कंपनी जनता को शेयरों की पहली पेशकश करते हैं। यानी सिंपल समझना, जब कभी कंपनी पहली बार शेयर अलॉट करती है, याद रखना ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था आईबीपीएस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो याद रखना, दिस इज नोन एज द आईपीओ, दिस इज नोन एज द आईपीओ, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी बेटा लिस्टेड नहीं होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, याद रखना, जब कोई कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है, उस केस में वह कंपनी पहली बार जारी करती है शेयर, उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ। जब वही कंपनी दोबारा जारी करेगी दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बेटा कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, या कहीं कहीं सुना होगा आपने, उसको हम लोग कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये तो पता ही होगा, यह है बेटा रेपो रेट की बात हो रही है, यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात हो रही है, सीएसओ की बात हो रही है, और भैया ये डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पता होगा। डब्ल्यूटीओ का दूसरा नाम बेटा क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं GATT। और अगर मैं बोलूं कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं, तो याद रखना मेंबर बेटा 164 मेंबर हैं। ओके, अगला, बेस रेट कौन डिसाइड करता है? हु सेट बेस रेट फॉर बैंक? देखो ये भी क्वेश्चन बेटा आईबीपीएस क्लर्क में ऑलरेडी पूछा गया है। मैंने तरीका बता दे रहा हूं, मैं तरीका बता दे रहा हूं, समझना। 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेट इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमी में, और उसका नाम रखा बेस रेट। कहा कोई भी बैंक किसी को भी लोन दे, हमें मतलब नहीं है, और जितना भी रेट दे वो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो मिनिमम लेंडिंग रेट है दोस्तों, मिनिमम यानी उसका जो मिनिमम लेंडिंग रेट है वो पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं, हमको बताए कि आप इससे नीचे नहीं उधार दोगे किसी को। यानी कि मिनिमम लेंडिंग रेट, यानी मान लो फॉर एग्जांपल एसबीआई ने कहा कि मेरा जो बेस रेट है वो है 8%, यानी कि अब किसी को भी वो लोन देगा तो 8% वो नीचे नहीं जा सकता। दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेंडिंग रेट डिक्लेयर बाय बैंक, उसको हम लोग कहते हैं क्या? बेस रेट। याद रखना, ये हर बैंकों का अलग अलग होता है। जब भी इंडिया में कंफ्यूज हो तो याद रखना, अगर रेट कॉमन है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, लाइक कैश रिजर्व रेशियो, like MSF, like repo rate, like reverse repo rate. These are the common rate which is decided by the RBI. If that rate is not common, that is must be decided by the individual bank. So here is the answer.
आंसर हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल बैंक बोर्ड, यानी कि जो भी बेस रेट होता है वो कौन डिसाइड करता है, बैंकों के जो बोर्ड्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं, याद रखना दोस्तों, वेरी कॉमन। चलो नेक्स्ट वन, इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इनिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिवन मोरेटोरियम, पता होगा ईएमआई आप पेड नहीं कर सकते हैं, आपको माफ हो गया था इनिशियली, कितने मंथ का, तो याद रखना बेटा टोटल तो दिया गया है 6 मंथ का, बट मैंने क्या पूछा कि इनिशियली, तो याद रखना सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो ये याद रखना यह है 1 मार्च से 31 मार्च, नहीं 1 मार्च से बेटा लेके ये 31 मई कर लो, गलत है यहाँ पर, 31 बेटा मई कर लो, यानी पहली बार दिया गया 3 महीनों के लिए, मार्च अप्रैल और मई, उसको फिर 3 महीना और बढ़ा दिया गया, जून जुलाई और अगस्त, यानी टोटल पूछता है तो क्या कहेंगे, टोटल बेटा 6 मंथ हो गया, यानी अगर मान लो टोटल की बात करते हैं तो याद रखना 6 मंथ की हो गया, और इनिशियली कितना दिया गया, तो आंसर हमारा हो गया 3 मंथ, यानी कि अगर आपको कोई भी आउटस्टैंडिंग, अगर आपको कोई भी ईएमआई अगर पेड नहीं भी करोगे तब भी आपका वह लोन बेटा नॉन परफॉर्मिंग नहीं कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोरेटोरियम, यानी एक्स्ट्रा टाइम गिवन बाय बैंक फॉर पार्टिकुलरली लोन। ओके, अगला, द मोरेटोरियम कैन बी ऑफर, ध्यान से, द मोरेटोरियम कैन बी ऑफर फॉर बिलो पेमेंट ड्यू ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, जो मोरेटोरियम पीरियड है बताओ किस पे लागू होता है, पहला है किसी भी प्रिंसिपल पर, कोई इंटरेस्ट पर, किसी भी ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड पर, मैंने क्या बोला, किसी पर भी जहां आपको पैसा देने की बात हो रही है, आपको अगर अमाउंट आपके पास लोन, पता जैसे क्रेडिट कार्ड सुनते हैं ना भाई, क्रेडिट कार्ड भी तो लोन ही है ना एक तरह से, आप उधारी तो लेते हो ना, उन सभी पर ईएमआई देते हैं आप, उन्हीं सभी पे हम अमाउंट पेड करते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, उन सभी पे मोरेटोरियम लागू होगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया 1 2 एंड 3, यानी आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट वन जल्दी से, अभी पीछे बताया ना कि बेसल में कितने पिलर्स होते हैं, दोस्तों गलत मत करना, अभी पीछे बताया है कि नियम कानून पर बेसल टिका हुआ है, तो याद रखना नियम कानून टोटल 3 हैं, कैपिटल, सुपरवाइजरी और तीसरा हमारा क्या हो गया मार्केट डिसिप्लिन, आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों, टोटल 3 पिलर है, यानी आंसर नंबर हमारा 1 इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, भारत में जो भी आप रेटिंग एजेंसीज देखते हो, चाहे क्रिसिल की बात करें, चाहे सिबिल की बात करें, इकरा की बात करें, आप जो भी बेटा देखते हो उन सभी को कंट्रोल कौन करती है, आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर यहां बेटा कर लो सेबी, ये मिस्टेक से राइटिंग मिस्टेक हो गई, आंसर हमारा यहां कर लो बेटा सेबी, ठीक है। अगला, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इंडिया की है, यानी कि जो विदेश व्यापार नीति है, कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस करती है, जो भारत की विदेश व्यापार नीति है वह कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस करती है, तो याद रखना बहुत लोग ये गलत करते हैं, बहुत लोगों ने गलत किया, यह बहुत लोग गलत करते हैं दोस्तों, याद रखना कभी भी जो हमारी विदेश नीति है उसको फॉरेन मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि बात हो रही है विदेश नीति की नहीं, बात हो रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। तो वो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर ट्रेड ऐड कर दिया तो वो चला गया किसके पास, याद रखना वो बेटा चला गया कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास, और अगर हम इस ट्रेड को हटा दें और पूछे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कौन डिसाइड करता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। अगला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट स्टिपुलेटेड बाय, बचत बैंक खातों में जो ब्याज की दर होती है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बहुत ध्यान से, जो बचत सेविंग अकाउंट में जो हमें ब्याज मिलता है आपको बताना है वह कौन डिसाइड करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी इंडिया में अगर कोई रेट कॉमन है दैट इज मस्ट बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई। आपने देखा होगा हर बैंकों का सेविंग रेट तो अलग अलग होता है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, पीएनबी कहता है कि मैं दूंगा 3.5%, यस बैंक कहता है मैं दूंगा 6%, आईसीआईसीआई कहता है मैं कहूंगा 3.5%, यानी सभी बैंक अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो आंसर हमारा क्या हो गया, द कंसर्न बैंक इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा इसमें से है जो हमारे इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया? तो पता होगा जो पहले साहूकार होते थे, अभी भी कुछ ऐसे मनी लेंडर्स होते हैं जो साहूकार है, जो कोई नियम कानून फॉलो थोड़ी ना करते हैं, वो थोड़ी ना CRR फॉलो करेंगे। तो याद रखना, जो भी बेटा मनी लेंडर्स होते हैं वो हमारे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं। आंसर हमारा क्या हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट वन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, गलती मत करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द रुपीज नोट कंटेन द सिग्नेचर। ओहो, अब जरा दिमाग लड़ाना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है इस पे, ऑलरेडी है ना, मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ाया था, याद होगा आपको, अगर RBI, उसमें बताया था कि जो बेटा 50 पैसा होता है, याद रखना, उसको बेटा कहते हैं स्मॉल कॉइन। क्या कहते हैं उसको? स्मॉल कॉइन, ठीक है ना। और जो इसके बाद का होता है, चाहे 1 रुपये हो जाए, 2 रुपये हो जाए, 5 रुपये, जो भी हो जाए, याद रखना बेटा, उसको कहते हैं रुपीज कॉइन। यानी पूछ रहा है कि रुपीज कॉइन पर, रुपीज नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो याद रखना, इंडिया में कोई भी करेंसी है उन सभी पर साइन होता है गवर्नर ऑफ RBI का, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपीज़ की जो करेंसी नोट होती है, इसको इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए उस पर साइन होता है वित्त सचिव का। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? फिनांस सेक्रेटरी इज द राइट आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया में कोई भी करेंसी, याद रखना, रट लो, दिमाग में मेमोराइज कर लो, कंफ्यूज मत होना। इंडिया में कोई भी करेंसी को छापती है RBI, सिर्फ 1 रुपए का जो करेंसी नोट और क्वाइन है उसको कौन छापती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट? और याद रखना, इंडिया में अगर इकोनॉमी की नीड होगी तो 5,000 रुपए तक का करेंसी नोट या 10,000 रुपए तक का करेंसी नोट छापा जा सकता है। जैसे भी आप लोग देख रहे हो ना 2,000 रुपए का नोट, जैसे आप देख रहे हो ना 2,000 रुपए का नोट, तो याद करना, इकोनॉमी की अगर नीड होगी तो आप 5,000 रुपए का भी नोट देखोगे फ्यूचर में, ठीक है ना। और याद रखना, इंडिया में जो क्वाइन है मैक्सिमम बेटा 1,000 रुपीज का छापा जा सकता है इन द केस ऑफ इकोनॉमी नीड, ठीक है। चलो अगला, बेसल का जो नॉर्म्स है आपको बताना है वो बेसिकली किस कारण से है। बेसल नॉर्म्स आर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो सिंपल सी बात है, बेसल बार बार चिल्लाता है कि बैंकों में होने वाले रिस्क को मैनेज करने के लिए आप अपने पास फॉलो करो क्या? कैपिटल एडुकेसी रेशियो। आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे ये कर लो रिस्क मैनेजमेंट, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3। आंसर हमारा होगा 1 नंबर। अगला, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड की पॉलिसी रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। की मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, तो जरा समझना, अगर मैं बोलूं रेपो रेट, अगर मैं बोलूं रिवर्स रेपो रेट, अगर मैं बोलूं MSF, अगर मैं बोलूं बैंक रेट, अगर मैं बोलूं कैश रिजर्व रेशियो, अगर मैं बोलूं SLR, याद रखना, इन सभी के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? की रेट ऑफ RBI, ठीक है। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? D नंबर। ऑल 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अभी प्रेजेंट में जो CRR है वो 3%, SLR है जो कितना है बेटा? 18%, ओके। अगला, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द रिसेशन ऑकरिंग 2 टाइम्स, जब लगातार 2 बार मंदी आती है उस गैप को क्या कहते हैं? जैसे मान लो फर्स्ट क्वार्टर में मंदी आई, फिर रुका, फिर दोबारा मंदी आ गया, रिसेशन, तो उस गैप को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे बेटा कहते हैं डबल डीप रिसेशन। समझना, यह क्वेश्चन बेटा कितनी बार SSC में भी पूछा जा चुका है, कितनी बार बेटा ये बैंक में भी क्वेश्चन आ चुका है। याद रखना, SSC में भी आया है, बैंक में भी आया है, तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना दोनों ही एग्जाम में फॉलो होते हैं, वेदर गो फॉर द बैंकिंग, वेदर गो फॉर द SSC बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन, ओके। अगला, फॉरेक्स, बड़ा ही प्यारा वर्ड है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। आपको बताना है इंडिया में फॉरेक्स कौन फॉलो करता है। फॉरेक्स की बात हो रही विदेशी मुद्रा का भंडार, तो याद रखना हमेशा ये फॉलो करती है कौन? हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री ही हमेशा फॉलो करती है क्या? फॉरेक्स। नेक्स्ट वन, RBI अधिनियम के किस भाग में, ध्यान से,
आरबीआई अधिनियम के किस भाग में कहा गया है कि आरबीआई के पास भारत में करेंसी नोट जारी करने के विशेष अधिकार हैं? यानी कि जरा सोचो, आजकल एग्जाम में सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, यानी कि कौन से सेक्शन में कहा गया है कि आरबीआई के पास करेंसी को रखने का एक्सक्लूसिव राइट है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसको कैसे हैं? मोनोपोली फॉर इशू ऑफ करेंसी। तो आंसर हमारा हो गया, याद रखना बेटा, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में ये कहा गया है, याद रखना, कि आरबीआई के पास करेंसी छापने और रखने का अधिकार है। ठीक है, अगला, एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, एज पर द आरबीआई गाइडलाइन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता? यानी जब हम कहीं पे कुछ वेरीफाई करते हैं, कुछ बनवाने जाते हैं, कुछ भी करने जाएंगे, तो एज पर द आरबीआई गाइडलाइन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो वैलिड नहीं है? तो याद रखना, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा, सभी को माना जाता है क्या? वैलिड डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं उसको? वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी, फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज ट्रू अबाउट नाबार्ड? नाबार्ड के रिगार्डिंग कौन सेंटेंस सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग नाबार्ड? जरा समझना, नाबार्ड बना कब? 82 में, 82 में, बिल्कुल सही है भाई। अभी चेयरमैन कौन है? तो जी.आर. चिंटाला साहब हैं, बिल्कुल सही है। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? डॉक्टर शिवरमन कमेटी ने, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव, यानी नाबार्ड, तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या होंगे? सही होंगे। ओके, उम्मीद कर रहा हूं हम लोग आधा पहुंच गए हैं, और इस आधे में आपको फील हुआ होगा कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन आज अभी देखना, क्वेश्चन और भी तरीके से आपके पास आएंगे। हर टॉपिक को मैंने आज कवर करने की कोशिश की है इस 1 घंटे में। ठीक है, चलो अगला, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, समझना, जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो बताओ उस वक्त उसका टोटल कैपिटल कितना था? जब नाबार्ड बना था तो उसका टोटल कैपिटल कितना था? तो याद रखना, उसका टोटल कैपिटल तब था ओनली 100 करोड़ रुपए। जरा सोचो, सिर्फ 100 करोड़ रुपए था एट द टाइम ऑफ उसका स्थापना। ओके, अगला, लोन टू इंडिविजुअल, ध्यान से, लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस फॉर स्टडीज इन अब्रॉड, बात हो रही विदेश में, विल बी पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन अप टू, यानी अगर मान लो आपको विदेश में पढ़ाई करनी है तो अंडर द गाइडलाइन ऑफ द पीएसएल कितने अमाउंट तक वह लोन सेंक्शन हो सकता है? तो याद रखना, वह है बेटा 20 लाख रुपए। याद रखना, अगर हमारे देश में कह रहा है, अगर बात हो रही है इंडिया में, तो याद रखना इंडिया में लिमिट है बेटा 10 लाख रुपए एजुकेशन लोन का अंडर द पीएसएल गाइडलाइन। और अगर कहता है अब्रॉड, क्या कहता है बेटा? अब्रॉड, यानी बात हो रही विदेश की, उस केस में कितना अमाउंट हो जाएगा? 20 लाख रुपए। पता चला, इंडिया में पढ़ाई करोगे तो 10 लाख और फॉरेन में करोगे तो 20 लाख। ओके, अगला, बहुत ही आसान, एसएलआर, एसएलआर जो फॉलो होती है, जो बैंक फॉलो करते हैं, वह क्या चीज से रिलेटेड है? तो मैं बता दूं, बैंकों के पास 2 डिपॉजिट होते हैं बेटा। एक होता है कासा, जिसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, इसको क्या कहते हैं बेटा? डिमांड डिपॉजिट। और एक बेटा होता है राफा, जिसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है ना, इन दोनों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखने से को कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्योंकि पता होगा हम जो भी पैसा जमा करते हैं बेटा बैंक में, वो बैंक के लिए क्या होगा? लायबिलिटी। तो याद रखना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि बैंक इंडिया में अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 में कहा गया है सभी बैंकों को अपने टोटल एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। उसे कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर। ठीक है ना, जो भी कितना है? 18%। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है।
ओके, आपको बताना है इसका पर्पस क्या है। इंडिया में आरबीआई सरकार के कहने पे चलाती है खुली बाजार की क्रियाएं, उनका पर्पस क्या है तो जरा समझना। जो बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन होती है, ओएमओ, याद रखना, सरकार कहती है चलाने के लिए किसको? आरबीआई को। जिसका पर्पस क्या रहता है? या तो बाय और या तो सेल, यानी आप सिक्योरिटीज को या तो मार्केट से खरीदिए और या तो बेच के मार्केट को स्टेबल करिए और मार्केट में मनी के फ्लो को क्या करो? कंट्रोल करो। तो याद रखना, पहला तो होगा ही होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका पर्पस क्या होगा बेटा? चारों होंगे, यानी कि ऑल रीजंस हैं जिनके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा करीब 10,000 रुपीज का 10,000 करोड़ रुपीस का ओपन मार्केट ऑपरेशन चला के मार्केट से करीब इतना पैसा क्या किया गया? मार्केट में पैसा डाला गया है, इन्फ्यूजन किया है, क्योंकि पता होगा अभी मार्केट में पैसा है ही नहीं और बिजनेस रुका हुआ है लोगों का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी पीछे बताया था, इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो एसएलआर में शामिल नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड एज पार्ट ऑफ एसएलआर एसेट्स? कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज, लेकिन मैंने क्या पीछे भी बोला था? शेयर। यानी याद रखना, एसएलआर में कोई भी शेयर शामिल नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों? इन्वेस्टमेंट इन कोटेड शेयर्स। आज की सेशन से एक बात कंफर्म होगी कि आपका बैंकिंग का जो पार्ट है वो कितना रेडी है, और मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है बैंकिंग का जो आपका बहुत वीक है। मैं उस पर भी लेके आऊंगा बहुत जल्दी एमसीक्यू, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है? जो भी टॉपिक आपका वीक होगा बस मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर लेके आऊंगा जो भी हो सकेगा, क्या पूरा एमसीक्यू, यानी उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है या कभी हुआ होगा बैंक में, मैं उस सबको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगला, व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाए, तो मुझे बताओ वो क्या काम करेगा? थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है ये, जरा समझना। एक एग्जांपल होंगे, आज से भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है। मान लो अभी कैश रिजर्व रेशियो फॉर एग्जांपल 5% है, यानी बैंकों के पास कैश कितना है? 95%, यानी ये है 95 रुपीज दे सकते हैं। मान लो सीआरआर को बढ़ा के आरबीआई ने कर दिया 10%, यानी बैंकों के पास कैश कितना हो गया? 90। जब कैश हो गया कम तो देंगे भी वो कम, यानी हमको मिला यहां से कंक्लूजन कि जब भी रेट्स को हम ज्यादा करते हैं, जब भी रेट्स को हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, तो मार्केट में क्या होता है? मार्केट में क्या होगा? हमारा पैसा कम हो जाता है। गॉट इट? मार्केट पैसा क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा। उसी का उल्टा देखिए, अगर 5 को कर दे भाई 1%, यानी बैंकों के पास कैश कितना हो गया? 99, यानी कि बैंकों के पास जो कैश देने की क्षमता थी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो हम लोग को ढूंढना क्या होगा ऑप्शन में कि भाई ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है? इंक्रीज। पहला डिक्रीज गलत, दूसरा डिक्रीज गलत, तीसरा डिक्रीज गलत, चौथा क्या है? इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल भाई, जैसे ही रेपो रेट को बढ़ाएगा उसका असर क्या होगा कि आरबीआई के पास बैंक ज्यादा पैसा रखने की कोशिश करेगा, उस केस में वो मार्केट से पैसा क्या करेगा? हटा लेगा। तो जब मार्केट में पैसा कम करना होता है उस केस में क्या करेगी आरबीआई? रेट्स को इंक्रीज करती है। ओके, चलो, उम्मीद रखता हूं कि क्लियर होगा सभी को, कभी दिक्कत नहीं करिएगा, ठीक है? अगला, व्हाट इज द मिनिमम, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैश रिजर्व रेशियो का मिनिमम और मैक्सिमम पार्ट कितना होना चाहिए? 3%, 20, 5, 15। तो याद रखना, नो मिनिमम, याद रखना, नो मिनिमम और नो मैक्सिमम इन द केस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, जो कि कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन द केस ऑफ एसएलआर, जो कहा गया है बैंकिंग रेगुलेशन
एक्ट में 1949 में कि अगर इकोनॉमिक नीड होगी तो एसएलआर जो है वह नो मिनिमम यानी कि जीरो भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो याद रखना, वो कितनी है 40%। ठीक है, चलो अगला, बैंक रेट मतलब क्या होता है? जो बैंक रेट होता है उसका मतलब क्या होता है? पेड बाय बैंक टू द डिपॉजिटर, गलत। चार्ज बाय बैंक फ्रॉम बोरोवर, गलत। चार्ज ऑन इंटरबैंक लोन, गलत। चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन गिवन टू कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है, चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन गिवन टू कमर्शियल बैंक, यानी याद रखना जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कहते हैं बैंक रेट। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट। यानी याद रखना, अगर इसमें कहता फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो आंसर हमारा 4 हो जाता है। यानी कि इंडिया में जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसे कहते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग बेटा? याद रखना बैंक रेट। ओके, अगला, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, ध्यान से, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कोर मेथड ऑफ स्टेबलाइजिंग द मार्केट अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। निम्नलिखित में से कौन बाजार स्थितीकरण योजना के तहत बाजारों को स्थिर करने की मुख्य विधि है? जरा समझना, एमएसएस होता क्या है? मार्केट में अगर पैसा नहीं है तो पैसा डालो, और मार्केट में अगर पैसा ज्यादा है तो पॉकेट से पैसा हटाओ, यानी मार्केट को क्या करना है? स्टेबल करना है। दिस इज कॉल्ड एमएसएस। याद रखना, पहला बिल्कुल है, दूसरा बिल्कुल है, तीसरा बिल्कुल है, यानी हम कह सकते हैं तीनों ही तरीकों से मार्केट को हम स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड एमएसएस। अगला, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको बताना होगा इंडिया में कब लॉन्च की गई थी। तो याद रखना, इंडिया में कोई भी बैंक अपने टोटल एनडीटीएल का 2% लोन उधार ले सकता है आरबीआई से। ठीक है, किससे? आरबीआई से, 1 दिनों के लिए। उसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसे क्या कहेंगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो हमारे देश में लागू हुआ था 2011 से। अगला, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब क्या होता है? यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा है, मुझे बताओ। रेट मीन्स द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर। विदेशी विनिमय दर, भाई डॉलर वर्सेस रुपीज सुना है ना, डॉलर वर्सेस रुपीज एक्सचेंज करना। तो याद रखना, आंसर हमारा क्या हो गया? द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री इन फॉरेक्स मार्केट। यानी कि भाई हमको $1 लेना है तो हमको कितना पैसा देना होगा, इसी को कहते हैं बेटा क्या? याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं बेटा इसको? फॉरेन एक्सचेंज। अगला, फेरा, फॉरेन एजुकेट रेगुलेशन एक्ट कहते हैं इसको। ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को कहते हैं फेरा। आपको बताना है इंडिया में किसको रिप्लेस किया गया, तो पता होगा आपको। फेरा जो रिप्लेस हुआ वॉज रिप्लेस इन 1998 बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड रिप्लेस बाय द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। की पहले बेटा क्या था? फेरा था, जो कि 1973 से एक्टिव था। और याद रखना, अभी कौन सा एक्टिव है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1998 बेटा 8 में लॉन्च हो गया। यानी सिंपल सी बात है, कितनी करेंसी हम फॉरेन ले जाए, कैसा हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो, जो वटेवर जो गाइडलाइन होती सब किसने किया? फेमा ने। अभी कौन सा एक्टिव है बेटा? फेमा। चलो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। यानी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो कौन सी संस्था है जो आपको उस पर इंश्योरेंस कवर देती है कि भाई मान लो हमने एक्सपोर्ट किया, हमें नुकसान हो जाए, हमारी करेंसी वीक हो जाए, तो हमें तो लोग कम पैसा देंगे। ओके, तो याद रखना उसका नाम है बेटा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC। याद रखना यह कंपनी भारत सरकार की है, यह पूरी तरीके से 100% कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है,
जो कि 57 में बेटा बन के तैयार हो गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और मिस्टर सेंथिलाल नाथन इसके वर्तमान में बेटा चेयरमैन एंड एमडी हैं। याद रखना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बेटा हमारे यहाँ इंडिया में एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराती हैं। अगला, ऐसा कौन सा अकाउंट जो कि हमारे यहाँ के बैंक फॉरेन के किसी बैंक में मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ का बैंक अपने यहाँ कोई अकाउंट होल्ड करता है फॉरेन के किसी बैंक में, उसे क्या कहेंगे? तो याद रखना, उसे कहते हैं नॉस्टो। समझना, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई अकाउंट ओपन करवाया कहां पर बेटा? याद रखना, फॉरेन के किसी अकाउंट में, उसको कहते हैं नॉस्टो। क्या कहेंगे उसको बेटा? नॉस्टो। और अगर उसने हमारे पास करवाया तो वो हमारे लिए क्या होगा बेटा? याद रखना, उसको हम लोग कहते हैं वोस्टो। यानी माई अकाउंट विथ यू, माई अकाउंट विथ यू, दिस इज कॉल्ड नॉस्टो, एंड योर अकाउंट विथ हर्स, दिस इज कॉल्ड वोस्टो। गॉट इट ऑल ऑफ यू? हमारे यहां का कोई बैंक अगर फॉरेन में बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है उसे हम लोग कहेंगे नॉस्टो, और अगर वो हमारे यहां करवाएगा तो क्या कहेंगे? वोस्टो। आगे चलता हूं। SDR बहुत प्यारा सा वर्ड है। स्पेशल ड्राइंग राइट आपको बताना है वह कौन सी संस्था मेंटेन करती है। याद रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट को हम लोग आर्टिफिशियल करेंसी भी कहते हैं। तो याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक करेंसी है जिसको हम लोग कहते हैं SDR। ओके, देखिए ऐसा ही वो करेंसी की मदद करती है लोगों की। ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ है पहले क्लास में। अगला, NPA। आपको बताओ, इंडिया में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है वो कब डिक्लेयर हो जाएगा कि NPA हो गया? अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग है, कोई भी अगर लोन है, वो किस केस में NPA डिक्लेयर होगा? तो याद रखना, जैसे ही बेटा 90 डेज तक अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो बैंक मान लेता है कि भाई वो NPA हो चुका है। यानी याद रखना, NPA का दूसरा नाम होता है बेटा बैड लोन, बुरा लोन। अगला, इन द केस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, जो अकाउंट होता है वो NPA कब होगा? अगर बात हो रही है कैश क्रेडिट अकाउंट की, तो याद रखना, कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, अगर 90 दिन हो गया तो बैंक उसको कहता है क्या? NPA। यानी कि मान लो कोई अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है 90 दिनों से तो मानेंगे NPA। अगर कोई बिल है जो नहीं दी है 90 दिनों से तो मानेंगे NPA। अगर कोई अकाउंट नॉट रिव्यू हुआ 3 दिनों से तो मानेंगे क्या? NPA। यानी किसी भी केस में अगर 90 दिनों तक कोई भी अमाउंट पेड होने वाला था, नहीं हुआ, इन दैट केस में उसे माना जाता है क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैंने ऑलरेडी NPA पे एक टॉपिक लिया हुआ है, आप बस यूट्यूब पे सर्च कर देना राजीव महिंद्रा NPA या राजीव मिश्रा NPA, आपको NPA का लेक्चर मिल जाएगा। अगला, अगर लॉस एसेट्स होता है, पता होगा ना 4 प्रकार के NPA होते हैं। एक हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड NPA। एक हमारा क्या हो गया? सब स्टैंडर्ड NPA। एक हमारा क्या हो गया? डाउटफुल NPA। और एक हमारा क्या हो गया? लॉस्ट NPA। इन चारों में जैसे ही लॉस्ट होगा तो कब बिजनेस को मानेंगे लॉस्ट NPA हो चुका है? जब कोई भी बैंक ऑडिटर हो, कोई CA हो, RBI मानेगा कि हाँ भाई ठीक है, रियली में ये पैसा डूब चुका है, तभी मान सकते हैं क्या? लॉस्ट NPA। मतलब कि ऊपर में से कोई भी कहेगा तब बैंक मान लेगा या संस्था मानेगी क्या? उसको लॉस्ट NPA। ठीक है, नेक्स्ट वन बड़ा प्यारा है, बताओ इसको। जो खरीफ सीजन होती है वह कब स्टार्ट होता है? जो खरीफ सीजन होती है वह कब स्टार्ट होता है? तो याद रखना, जून जुलाई से स्टार्ट होती है और करीब अक्टूबर नवंबर तक चलती है। दिस इज कॉल्ड खरीफ सीजन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इन्फ्लेशन? ओहो, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो महंगाई के हिसाब से सही है? मार्केट में 100 रुपए के बदले फ्लो हो रहा है 110 रुपए, यानी कि मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे ही मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज होगा तो मुझे बताओ वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा? वैल्यू कम होगी। यानी हमें 2 चीज़ देखना होगा, मनी सप्लाई बढ़ने वाला ऑप्शन और वैल्यू कम होने वाला ऑप्शन। तो याद रखना 1 नंबर एंड 4 नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल सा, जब भी मार्केट में मनी का फ्लो बेटा बढ़ेगा
और साथ में फ्लो बढ़ा तो वैल्यू क्या होगी, गिरेगी। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड बेटा इन्फ्लेशन। अगला, इन्फ्लेशन का जो हम इंडेक्स में जो आर्टिकल्स हैं, जिन वस्तुओं को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कितने वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो याद रखना टोटल बेटा 697 आर्टिकल हैं किसमें बेटा, किसमें, इन्फ्लेशन को वैल्यू निकालने के लिए। इंडिया में इन 697 आर्टिकल्स के बिहाफ पे हम लोग निकालते हैं क्या, महंगाई का परसेंटेज। ठीक है। अगला, व्हाट इज द बेस ईयर, यानी कौन से ईयर से हम प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, कौन से ईयर से हम बेस ईयर को प्राइस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो देखना, हम जो भी बेटा महंगाई का डेटा देख रहे हैं वो याद रखना 2011-12 से डेटा हम मानते हैं कि हमारा महंगाई का डेटा क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा हम जो भी रिलीज करते हैं गवर्नमेंट, वह 11-12 से डेटा को क्या करी, बेस मान के प्राइस को फ्लो करती है। ठीक है। अगला, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, उसको ऐसे रटिए, मार्केट की ऐसी कंडीशन जिसमें मंदी भी हो और महंगाई भी हो, दैट कंडीशन इज नोन एज द स्टैगफ्लेशन, यानी कि महंगाई भी हो और साथ में ग्रोथ भी डाउन हो गया होगा, उसे कहते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको, स्टैगफ्लेशन। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन द टाइम ऑफ रिसेशन। इन द टाइम ऑफ रिसेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेल आउट पैकेज, जैसे भी करंट में मिल रहा है बेल आउट पैकेज टू इंडस्ट्री। दिस एफर्ट इज नोन एज, मंदी के समय सरकार उद्योग को बेल आउट पैकेज प्रदान करती है, इस प्रयास के रूप में क्या कहा जाता है, उसको याद रखना बेटा, उसको कहते हैं क्या, रिफ्लेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको, रिफ्लेशन। अब मुझे बताओ जल्दी से कि सभी लोगों ने होमवर्क में आंसर दिया कि नहीं। मैंने कल का होमवर्क था कि आईएफएससी का फुल फॉर्म, आईएफसी का फुल फॉर्म, आईडीए का और इंटार्ट का मैंने पूछा था कल का फुल फॉर्म क्या होगा। बहुत लोगों ने आंसर दिया, उन सभी को भाई बधाइयाँ जिन्होंने आंसर दिया। मैंने हमेशा कहा है रेस में सभी दौड़ते हैं लेकिन रेस में सब जीतते नहीं हैं। चलो भाई सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आज का होमवर्क है 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 19 जुलाई को क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, 26 जुलाई को क्या मनाते हैं। ये आज का होमवर्क है, आपको बताना है इन डेट्स को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कहां बताना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके चलो थैंक यू। और जैसा भी आपका स्कोर आया मुझे बताएं कि आपका स्कोर कहां पे है। स्कोर कहां बताओगे, मेरे टेलीग्राम चैनल में @राजीव महेंद्रा जी ये पे कि भाई आज आपका स्कोर कितना आया आउट ऑफ 50। उम्मीद करता हूं कि कम से कम स्कोर आपका 40+ होना चाहिए। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और जैसा भी आपका फीडबैक है मुझे बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मुलाकात होगी दोबारा एक नए सेशन के साथ, नए चैलेंज के साथ। टेक केयर, बाय बाय।